गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जूनियर फूड इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि जो ये अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके से कराया जाता है, कहीं कैनिंग बोला जाता है। आप भी जब जूनियर इंस्ट्रक्टर की तरह, आपका भी जैसे सुपरवाइज़र हैं, तो आप मान लीजिए आप जूनियर इंस्ट्रक्टर ही हैं। जब आप एडीओ बन जाएंगे तो इंस्ट्रक्टर, आप आप लोग भी इंस्ट्रक्टर के ही पोस्ट में के इक्विवेलेंट लगभग आ जाएंगे या उसके आसपास रहेंगे। तो ये जो पेपर हैं इनका लेवल एक ही तरीके का है। अगर हमें ज़्यादा इतना जो हमारी पोस्ट है उनको बहुत ज़्यादा मैच नहीं करना, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल किस तरीके का है। तो यहाँ से शुरुआत होगी। और ये बेसिक है, जैसे मैंने कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत सिंपल तरीके से बताए गए हैं और सिंपल हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम धीरे धीरे क्या है कि एडवांस की ओर ले जाएंगे। और आप ये समझिए कि पेपर जो है एडवांस ही आना है, क्योंकि आजकल जो ये बेरोजगारी है और जितना भी, और डिपार्टमेंट में आपको ये देखिएगा आप कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या आयोग है, यूके ट्रिपल एस सी है, उसका मोटिव क्या है, वो किस तरीके के कैंडिडेट्स को रखना चाहता है। मान लीजिए आपको इलेक्शन की ड्यूटी में लगाया गया है और आप एकदम जैसे पिछले तरफ एक कॉपी पेस्ट करने वाले स्टूडेंट को नहीं लेना चाहता है वो, क्योंकि आपको डायनेमिक कंडीशंस आएंगी। मान लीजिए आपके पास आपका जो दूसरी विंग है हॉर्टिकल्चर, जैसे वहाँ कम लड़के हैं या आपके यहीं हैं, तो आपको क्या है कि अलग अलग तरीके के चार्जेस देने हैं, अलग अलग आपको सीनियर, आपके जब प्रमोशन के बाद आपकी जो ड्यूटीज़ में बदलाव आना है, आपने मैनेजमेंट में जाना है ऊपर, आप एसएचआई बनेंगे, सीनियर हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बनेंगे, या कल के दिन आप अपने अगर आप कम उम्र में, यंग उम्र में, जैसे 20-21 साल में ही अगर आप लग जाते हैं, जो अभी नए नए स्टूडेंट होंगे उन्होंने फॉर्म भरा होगा और वो अगर जैसे लग जाते हैं तो अब बाद में प्रिंसिपल और जॉइंट डायरेक्टर यहाँ तक जा सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा के, और एग्जाम वो करके भी आगे पहुँच सकते हैं। इसलिए उनको जो डायनेमिक स्टूडेंट चाहिए उन्हें, जो कि प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट कर सके, उन्हें उन्हें बिल्कुल उनको अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत रहती है, जो कल कल के दिन जो प्रॉब्लम्स आएँ उनको उनका सॉल्यूशन कर सके। तो हम देखेंगे, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे। हम इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि ये तो सिंपल सा पेपर है, पिछली तरह ही आएगा। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। और जो भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के इस वीडियो को देख के देखिएगा कि आप जो आपकी आपकी तैयारी कितनी है, और जो आपको तैयारी कर रहा है तो वो उसका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है, ये चीज़ देखिएगा। और दोनों मिलके अगर एक साथ तैयारी करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा, और ये भी देखिए कि और आप जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और उसमें और इस चीज़ की तैयारी में कितना अंतर है, ये आपको इवेल्युएट करना है। अगर आपको लगता है कि आप मेरी तरीके से आप इस लेवल का समझ सकते हैं, या आपको इस लेवल की तैयारी करना है, और ये तो स्टार्टिंग स्टेज है। इससे हम आगे बहुत एडवांस फॉर्म में जाएंगे, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। और आइए अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये लिखा गया है, ब्रीवर्स ड्राइड यीस्ट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो आपको इंग्लिश और हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट है सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये ब्रीवर्स यील्ड, जो ये कह रहा है ब्रीवर्स ड्राइड ईस्ट है, ये बाई प्रोडक्ट मिलता है, कह रहा है किस इंडस्ट्री से मिलता है, मीट की इंडस्ट्री से मिलता है, बियर की इंडस्ट्री से मिलता है, पोल्ट्री के फॉर्म से मिलता है, या टी के इंडस्ट्री से मिलता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ब्रीवर्स ड्राइड ईस्ट क्या है। ब्रू करना क्या होता है कि जो हम जब शराब बनाई जाती है या बियर बनाई जाती है तो उसको ब्रू करना कहते हैं। जैसे हम अचार बनाने को क्या कहते हैं, अचार बनाने को जो फर्मेंटेशन किया जाता है, तो यहाँ पे जो जो हम शुगर का जो फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाते हैं, उसके लिए उसको क्या कहते हैं, ब्रूइंग बोलते हैं।
अब ब्रूइंग तो हमें समझ में आ गया, ब्रूअर्स तो समझ में आ गया कि ये शराब से संबंधित है। लेकिन ये ड्राइड ईस्ट ये क्या प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो लास्ट में जो इससे क्या है, एक प्रोडक्ट निकलता है। जैसे उन्होंने मान लीजिए शराब बनाई है, तो उसके बाद उसमें से कुछ एक और प्रोडक्ट निकला है। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल का, डीजल का आप क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले गैसोलीन निकलती है, फिर पेट्रोल, डीजल, इस तरीके से अलग नीचे नीचे तारपीन तेल नीचे, इस ऐसी चीज़ें मिलती है। तो वो सब बाई प्रोडक्ट होते हैं नीचे को, जितने भी मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ब्रीवर्स का क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ब्रीवर्स ड्राइड ईस्ट। तो ये ब्रीवर्स ड्राइड ईस्ट, ड्राइड का मतलब होता है सुखाया हुआ, ईस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है कि ये खमीर होता है जो हम यूज़ करते हैं उसमें। तो अब देखिए आप, ब्रीवर्स ड्राइड ईस्ट, तो हमने क्या किया, हम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक वेसल है, क्या है, एक बर्तन है। मान लीजिए हमारे पास एक ये बर्तन है, और हमने यहाँ जो शुगर का सॉल्यूशन था, मोलेसिस था, जो जिसको सीरा बोलते हैं, जो चीनी वो गन्ना बनाने के बाद जो सीरा होता है, उसको हमने इसमें ले लिया, और इसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसिया हमने वो डाल दिया। या अब जो हमने मान लीजिए इसमें ये यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट भी डाल दिया मान लीजिए। तो हमने जैसे ईस्ट डाला, ईस्ट जब हम डालेंगे तो क्या हुआ, ये काम करके क्या है, इसने अल्कोहल बना दिया। ये क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल तो बन गई हमारी, अल्कोहल बन गई जब यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसको निकाल लेंगे। अल्कोहल को क्या करेंगे, हम एक दूसरे कंटेनर में क्या कर लेंगे, हम इसको इसमें भर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमने ईस्ट डाली थी, जो बाई प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे। जाली से हमने इसको निकाल के इसको इकट्ठा कर लिया, एक जगह पे हमने क्या कर दिया, बर्तन में इकट्ठा कर लिया। तो ये जो होती है, ये जो इसको क्या कर लेना है, हमने ड्राई कर लेना है, क्या कर लेना है, सुखा लेना है। तो ये क्या काम करती है, इसको अगर आप जैसे इसको लेंगे, तो ये जो हमारे पेट की जो आंतें हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया होता है। विटामिन B12 होता है, तो वहाँ पे जो हमारे कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो उसको बहुत पसंद करता है। और विटामिन B12 है, और भी इसमें खनिज लवण होते हैं ईस्ट में, इसमें। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक, मतलब अपने हमारे जो पेट की गट हेल्थ है, जो उसको वहाँ जो फ्लोरा चलता है, जैसे बैक्टीरिया, और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए उनके नरिशमेंट में मदद करता है। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, ब्रीवर्स ड्राइड ईस्ट का ये बाई प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। ये निकलता कहाँ से, बियर इंडस्ट्री से निकलता है। और यूज़ कौन लोग करते हैं इसको, जैसे बॉडी बिल्डर, ये लोग अच्छा इसको क्या करते हैं, सोर्स ऑफ अच्छा प्रोबायोटिक मानते हैं इसको। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा माना जाता है, इसको न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा ड्राई डिश है, इसमें क्या हो जाता है, आम के आम गुठली के दाम, दोनों चीज़ें हमें, बाय प्रोडक्ट भी हमारे काम का निकल गया, और अल्कोहल भी हमारे काम की आ गई। देखिए अब अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है सर्फेक्टेंट्स। क्या है, सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कह रहा है सर्फेक्टेंट्स में एक्ट है। सर्फेक्टेंट किसकी तरह काम करेंगे, कह रहा है थिकनिंग एजेंट जो गाढ़ा करता है उसकी तरफ, या प्रिजर्वेटिव जो संरक्षण करता है उसकी तरफ, या स्टेबलाइजर जो उसको स्टेबल बनाते हैं, या इमल्सिफायर पानी और तेल को मिलाने को बोलते हैं। पानी और तेल मिलाना है उसको, और एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। पानी और तेल को मिला देंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, इमल्सन बनेगा। तो ये क्या है, जो आपका ये सर्फेक्टेंट है, इससे हमें जो सर्फेक्टेंट है, ये क्या काम करता है, ये जो सर्फेक्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड आएगा, या जो हमारे पास केमिकल होगा, अगर हम इसको किसी चीज़ में मिला देंगे, इससे क्या होगा, पानी और तेल पानी और तेल का क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास हमने क्या लिया, हमने सरसों का तेल ले लिया और पानी ले लिया। उन इन इन दोनों, इसको किसी हमने बर्तन में लिया है, मान लीजिए ये हमारे पास एक बर्तन है। बर्तन अच्छा इस तरीके से ले लेते हैं, ड्राइंग थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरी। तो आपने क्या करना है, बर्तन में आपने तेल ले लिया, ऑयल ले लिया, और इसमें क्या ले लिया, आधा वाटर ले लिया, थोड़ा वाटर, इसमें वाटर भी डाल दिया। अब आपने इनको क्या है, इनमें ये जो सरफेस एरिया है, जो इनकी जो सरफेस है, क्या है, जो इनकी सरफेस है, तो वो अलग अलग तरीके से, वो क्या घुलने नहीं देती है एक दूसरे को, पानी को। और इसमें इसमें ड्रॉपलेट अलग अलग सी बन जाएंगी, पानी इधर, और ड्रॉपलेट बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट की तरह से आपने घुमा के देखा होगा कभी भी बर्तन में, तो तेल ऐसे ऐसे करके तैरने लगता है पानी में।
तो आप क्या देखेंगे, तो इनकी जो सरफेस है सरफेस में अलग तरीके का क्या होता है, फोर्सेस होते हैं। तो जो हमारा सरफेक्टेंट्स होता है ये सरफेस को क्या करता है, मिला देता है, उसके में जो प्लस माइनस के जो चार्जेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करवा देता है, वरना वो रिपेल करते हैं तो दूर दूर भागते हैं। तो इसलिए क्या करता है, जो इमल्सीफायर का काम करते हैं, जो सरफेक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इमल्सीफायर का काम करते हैं। आइए अगला देखते हैं, जैसे थिकनिंग एजेंट है। थिकनिंग एजेंट का काम होता है गाढ़ा करना, प्रिजर्वेटिव का मतलब वो करना, इसको संरक्षण करना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मेन रीजन बिहाइंड पैकेजिंग ब्रेड इन प्लास्टिक। अब जब आपने जो ब्रेड ली है, ब्रेड आपने देखी होगी, जो ब्रेड आती हैं, जो ब्रेड आती हैं आपकी, वो ब्रेड किस तरीके से आती हैं, इस टाइप का कोई एक एक प्लास्टिक का थैला होता है। आपने देखा होगा, ब्राउन ब्रेड भी देखी होंगी और ये देखा होगा। अब मान लीजिए इस तरीके से कोई एक पाउच वो होता है, और यहाँ पे क्या होती है, उसको उसको अच्छे से पैक किया होता है, और इस तरीके से यहाँ बांधी रहती है वो, और इस तरीके से होती है, मतलब वो है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, तो उसको बांधने का, इसको प्लास्टिक में बांधने का मेन रीज़न क्या है, टू मेंटेन एयर फ्लो को मेंटेन करना, टू प्रिवेंट ड्राइंग आउट, उसको सूखने को रोकना, या उसको गुड अच्छा दिखने के लिए, या टू इम्प्रूव कंज्यूमर सेफ्टी, या कंज्यूमर के लिए सेफ्टी बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होता है टू प्रिवेंट ड्राइंग आउट, उसको जो ब्रेड हैं, जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनको सूखने से बचाना होता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विटामिन K2 क्या है, विटामिन K2 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन K2, पहले तो विटामिन आपको के पता होना चाहिए। तो के होता है, जो वो होता है, विटामिन के को क्या बोलते हैं हम, फाइलोकिनोन भी बोलते हैं। विटामिन के आपका क्या होता है, विटामिन के जो है आपका, ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। और इसको पहले वाले को, इसमें K1 K2 और K3 होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन K2, K1, K2 और K3। K1 वाले को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, K2 वाले को हम क्या बोलते हैं, मीना क्विनोन बोलते हैं, और इसको K3 को मीना डाइनोन बोलते हैं, मीना डाइनोन बोलते हैं K3 को। तो मीना क्विनोन क्या है, इसका सही आंसर है। तो आप क्या है, फाइलोक्विनोन, क्विनोन से तो आपको ध्यान रखना है, और पहला वाला K1 को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब देखिए मैंने कुछ टाइम अभी थोड़ी देर पहले, आज के दिन में एक एंजाइमेटिक या वर्सेस नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग वाला वीडियो बनाया है। तो इससे क्या, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, उस वीडियो को देख के अगर आप देखिएगा कि मैंने उसमें किस तरीके से बताया गया है कि जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है वो किसके वजह से होती है, वो पीपीओ के कारण होती है। पीपीओ का मतलब होता है, पीपीओ का मतलब ये होता है, पीपीओ आपने और जगह भी सुना होगा कहीं, कि पीपीओ का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको ये जनरल बता रहा हूँ। पीपीओ का मतलब होता है जब पेंशन आते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है, जो नंबर होता है, जो एम्प्लॉय की वो होती है, इसी से जब आपका जो पेंशन ली जाती है। मैं इंटरनेट को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ जिससे बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए पीपीओ जो है, जो पीपीओ है, तो ये पीपीओ को ही आपको सत्यापन भी करना होता है, जो उसमें से नंबर लिखा होता है वो। तो इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, तभी मैंने आपको ये पीपीओ का नंबर याद, वो इसको पेंशन से जोड़ के आपको बताया है। अब देखिए पीपीओ जो है, इसका होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। क्या होता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। तो आप जब इस क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपके पास इनकम्प्लीट जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। देखिए कैसे, कि हम कुछ हल्का फुल्का पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, देखिए द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स टू फिनोलेज। तो यहाँ क्या है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, तो ये फिनोलेज नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑर्थोक्विनोन, क्योंकि मैंने जब बताया था, जब मैंने वीडियो में भी करा रखा है, आप उसको देखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये होती है ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो होता है, ये पीपीओ जो होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और ये जब जो रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना, ये बीच में क्या होता है, क्विनॉन्स क्या होते हैं इसमें, इसके
क्विनॉन्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑर्थोक्विनॉन इसके क्या दे रखे हैं, इंटरमीडिएट दे रखा है। तो आपको आंसर इंटरमीडिएट भी पता होना चाहिए, और आप सीधा ये पॉलीफिनॉल को ये फिनॉल नहीं, फिनोलेज नहीं बोलेंगे, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, ये फिनोलेज नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है, ऑर्थोक्विनॉन, क्योंकि ये बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं। ये क्या बनता है, बीच में इंटरमीडिएट बनता है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आप वीडियो देख के बताएंगे कि इसमें क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। ये आपके लिए होमवर्क है। आइए हम अगली स्लाइड आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। तो इसमें देखिए, फिनाइल थायोकार्बोमाइड है, क्या है, फिनाइल थायोकार्बोमाइड इज रिलेटेड विद। देखिए क्वेश्चनों का लेवल इसी तरीके से होगा, आप बिल्कुल इसे वो मत लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ, ये तो शुरुआत है, आपको क्या है, प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, आपको अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। देखिए, फिनाइल थायोकार्बोमाइड इज रिलेटेड टू, अब जो ये फिनाइल थायोकार्बोमाइड होता है, ये क्या होता है कि ये एक कंपाउंड होता है। पहले के समय में क्या होता था, जब डीएनए, ये डीएनए जैसे डीएनए वो नहीं होता था, जब तक डीएनए का एनालिसिस नहीं होता। आजकल जैसे मान लीजिए हमने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसका डीएनए का सैम्पलिंग करा जाता है और दोनों को डीएनए मैच करवाया जाता है। पहले जब डीएनए नहीं होता था तो क्या किया जाता था, ये फिनाइल थायोकार्बोमाइड जो है, इससे क्या करते थे कि जैसे ये इसका क्या, इसका इसका जो ये कंपाउंड है, इसका स्वाद होता है, इसको चखाया जाता था। तो इसका या तो इसका स्वाद ना बिटर लगता था, क्या लगता था, बिटर लगेगा, या नो टेस्ट, या कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। किसी को क्या होता है, ये टेस्ट नहीं आएगा इसमें, या किसी को कड़वा लगता है। दो तरीके के इसके रिएक्शन होते हैं। और ऐसा होता है, इस कंपाउंड को ऐसा माना जाता था, मान लीजिए आपकी जो ये हेरिडिट वंशानुगत चलता था। जैसे मान लीजिए आपको बिटर लग रहा है, आपको बिटर लग रहा है, तो आपके जैसे आपके फादर को बिटर लगता है, तो आपको भी क्या होगा, ये बिटर लगेगा, बिटर लगेगा। और आपके फादर को कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको भी टेस्ट नहीं आएगा। इस तरीके से वंशानुगत मेंडल के नियमों से इस तरीके से चलता था। तो इससे क्या होता है, ये हमारा क्या है, टेस्ट के बारे में बताता है। आंसर क्या है, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे है, चिकरी इज मेड आउट ऑफ। चिकरी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि चिकरी ऐसा होता है, जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं, जब कॉफ़ी बनाई जाती है, तो कॉफ़ी में ऐसा होता है कि प्योर कॉफ़ी नहीं जाते, उसके साथ फिलर यूज़ किया जाता है, उसके साथ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ यूज़ की जाती है। और ये एफएसएसआई के द्वारा अलाउड है, लेकिन उसकी क्वांटिटी अलाउ है कुछ। जैसे मान लीजिए आपने दो तरीके के वो पिए होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कॉफ़ी पी है, तो कॉफ़ी में आपने क्या हुआ देखा होगा कि आपको नेस्कैफ़े की जो है, नेस्कैफ़े या उस तरीके की जो ब्रांड है नेस्कैफ़े का, आपको टेस्ट अलग लगा होगा और ब्रू का अलग टेस्ट लगा होगा। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों के में जो चिकरी का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग डाला है। और उसमें मिनिमम मतलब कुछ परसेंटेज डालना होता है हमें। जैसे जैसे मान लीजिए आपको 30% आपको चिकरी अलाउड है दोनों जगह। जैसे इसमें भी 30% आप अगर कॉफ़ी बीन डाल रहे हैं, तो बाकी 30% डाल सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो अपना टेस्ट मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, तो 30% तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा चिकरी नहीं मिला सकते हैं आप। अगर आपने मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपना अलग से फ्लेवर बनाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो मान लीजिए आपका इसमें 80% क्या कर लेगी, कॉफ़ी बीन ले लेगी, और 20% आपका ये चिकरी ले लेगी। या आपका क्या करेगी, कोई कंपनी क्या करेगी, 90% ले लेगी और कोई 10% चिकरी मिलाएगी। तो इससे क्या होगा, अलग अलग टेस्ट हो जाएगा। तो ये चिकरी मिलाया जाता है। तो ये कहता है, ये किससे बनाई जाती है, जो ये चिकरी आती है, ये होते हैं आपका काइकोरियम इंटीबस। इंटीबस इससे ऑब्टेन किया जाता है, काइकोरियम इंटाइबस से इसको क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अगला है आपका, एक्सपेंड करना है, HFCS क्या करना है आपको, HFCS क्या करना है, को एक्सपेंड करना है। क्या करना है आपको, HFCS को एक्सपेंड करना है। अब आप HFCS को कैसे करेंगे, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर है, और दूसरा है हाई फ्रक्टोज केन शुगर है, फिर है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, हाई फ्रक्टोज केन सिरप है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। HFCS जो है आपका, हाई फ्रक्टोज केन शुगर जो होती है, ये क्या काम करती है, ये जो हमारे पेय पदार्थ हैं, मान लीजिए हमारे पास वो है, हमने बनाया शरबत बना दिए मान लीजिए,
शरबत मतलब स्क्वैश बनाई हमने। तो अगर हमें उसको गाढ़ा करना है, या हमारे पास सिरप है, सिरप मतलब रूह अफ़ज़ा जिस तरीके का होता है, इसे सिरप बोलते हैं। तो अगर ये है रूह अफ़ज़ा है, ये चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, मतलब लोग क्या करते हैं, ये फूड इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि इसको मिलाया जाता है जो ये होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, HFCS को, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। अब आप दुकान में जाएंगे तो आपको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के नाम से नहीं मिलेगा ये आप इसको क्या बोलेंगे, आप लिक्विड ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिक्विड ग्लूकोज। ये आपको जहाँ साइट्रिक एसिड मिलता है, केमिकल मिलते हैं, उसके यहाँ आप जाएंगे, ये लिक्विड ग्लूकोज मिल जाएगा आपको। और ये कैसे किस तरीके से मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपने 15 लीटर के जो सरसों के तेल के जार होते हैं, इस तरीके से आपने देखे होंगे, रिफाइंड के जो जार होते हैं 15 लीटर के प्लास्टिक के, तो इनमें ये लिक्विड ग्लूकोज भरा रहता है। ये लिक्विड ग्लूकोज क्या काम करता है, लिक्विड ग्लूकोज जो आपका ये होता है, ये क्या काम करता है कि ये दिखता कैसे, पहले मैं आपको बताता हूँ। जो इसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से होती है, आप अगर पहाड़ी क्षेत्रों से हैं या कभी पहाड़ में गए हैं, तो आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, जो उसमें से जो लीसा निकलता है, जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो गोंद वाला, तो उस तरीके का ही स्ट्रक्चर होता है। और उससे भी थोड़ा थोड़ा उसी तरीके के उसमें चिकनाहट होती है, और निकलता भी नहीं है। उसको क्या, निकालने के लिए गर्म पानी में उसको पहले टेढ़ा ही करके रखना पड़ता है। इसकी जो वो होती है, थिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है एकदम। लेकिन ये क्या करता है, उसको जो हमारा सॉल्यूशन है उसको गाढ़ा कर देता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको ओबेसिटी का कारण मानते हैं। क्या मानते हैं, मोटापे का कारण। और इसको बैन माना जाता है, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना होता है। अब इसका क्या कारण है, ये आपको मैं समझाता हूँ। क्योंकि आपको मैं ये प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने का क्या होता है, चांस होता है। तो देखिए क्या होगा कि आपने क्या करना है, जो ये हाई फ्रुक्टोज कौन, अब देखो फ्रुक्टोज होती है, मान लो जो ये जो सिरप होती है, इसमें कम से कम 55% फ्रुक्टोज शुगर आ जाता है। क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर बन जाता है। कॉर्न को उबाल के, जो कॉर्न फ्लोर होता है उसको उबालते हैं एंजाइम्स की प्रेजेंस में। क्या करते हैं, एंजाइम उसको बना के उसमें से ग्लूकोज खा लेंगे, और क्या बना रहने देंगे, उसमें फ्रक्टोज रहेंगे। तो और ये फ्रक्टोज को कहता है कि मोटापा क्यों बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने क्या लिया, हमने क्या किया, 2 ग्राम सुक्रोज ले ली और 2 ग्राम ग्लूकोज ले ली। मान लीजिए हमने दोनों को उसको हमने क्या किया, पानी में मिला के पी लिया, या वैसे ही हमने उसको इनगल्फ कर लिया, हमने खा लिया उसको, उसको पानी में घोल के पी लिया मान लीजिए। तो जब ये हमारे पेट में जाएगी, तो जो फ्रक्टोज़ है, आपको आपको ये पता होगा, होना होना होगा कि जैसे जो फ्रक्टोज़ होती है सबसे ज़्यादा मीठी शुगर होती है, और थोड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी ये मीठी होती है, तो इसलिए फलों में काफ़ी होती है। नेचर ने एक बैलेंस बनाया हुआ है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत छोटी मात्रा में है, मतलब इसको डाइजेस्ट करने में हमारे पेट में 6 से 7 स्टेप लगते हैं। क्या लगते हैं, 6 से 7 स्टेप लगते हैं। इसलिए इसको क्या करती है, शरीर में इसको अगर ये आप ये लेंगे, तो इसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो शरीर क्या करता है, इसको बचता है, इसको डाइजेस्ट करने से बचता है, और उसको स्टोर कर देता है, और इससे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो हमने क्या करना है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है, ये ऑप्शन सी जो इसका है, इसको सही मानना है। और मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टोरी समझा दी है कि क्या क्या होता है इसमें और कहाँ यूज़ होता है। आइए अब हम अगला आगे को मूव करते हैं। अभी इसकी स्लाइड में भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं रही है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अच्छा, या तो अच्छा मेरे को वो करना नहीं आ रहा है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ाई जाए। अच्छा सॉरी, ऊपर पे है, मैं समझा नहीं था, ध्यान से हट गया था कराते कराते, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी कराना होता है साथ में। तो देखिए अगला है फूड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। जो फूड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप है, अब आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप क्या चीज़ है। फूड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप क्या होता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हम अगर उसे फैक्ट्री में बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग स्टेज में ले जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं,
तो कभी-कभी आपने ये देखा होगा, जैसे कंपनीज़ भी अपनी नई ऐप उतारने से पहले क्या करती है या अपडेट करने से पहले क्या करती हैं, प्ले स्टोर में वो क्या कहते हैं, अपना बीटा वर्ज़न भी रखे रखती है। तो उसमें क्या करें, नई रिसर्च करके उसको प्रोटोटाइप पहले बनाया जाता है, उसको चेक करने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए बनाया जाता है, और आपको उसको रखा जाता है, प्रोटोटाइप करा जाता है। तो ये किस लिए प्रोटोटाइप किया जाता है, तो एनपीडी के लिए किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि एनपीडी क्या है, एनपीडी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? जब हम करेंगे, जैसे वो नई ऐप बनाते हैं, नई ऐप बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए उसको पहले बीटा फॉर्म बनाते हैं, तो ये प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब उससे पहले उसमें जो भी चेंजेस करने हमने फूड प्रोडक्ट बनाने से पहले, नई, जैसे मान लीजिए आपने वो बनाना है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है आजकल, किंडर जॉय जो आता है, उस तरीके का मान लीजिए कोई आपने प्रोटोटाइप, उसको चेक, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें अलग अलग तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरीके से उसको चाहिए आपको, तो उसके लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आप प्रोटोटाइप बनाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सेंसरी इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। सेंसरी मतलब होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिससे सेंस ऑर्गन का इवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, कहता है कंपोजिशन से है। जो इसके जो कंपोजिशन का मतलब होता है जो बनावट होती है, वेट का मतलब होता है भार होता है, और जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है मतलब उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उसका, और या टेस्ट का। अब देखिए, जो सेंसरी इवोल्यूशन है ना, सेंसरी का मतलब हमारे जो जिनसे हम क्या करते हैं, जिससे हम सेंस ऑर्गन, जो हमारे जिससे हम सब चीज़ों को महसूस करते हैं, जो ये अंग हैं, इनसे इससे क्या सेंसरी इवोल्यूशन करने के लिए टेस्ट रिलेटेड है। टेस्ट से हम ये सेंस ऑर्गन, हमारे जीभ में क्या है, टेस्ट करने के लिए सेंस ऑर्गन है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 10th। अगला देखिए, द प्रोसेस विच जिलेटिनाइज्ड स्टार्च गेट कन्वर्टेड लिक्विड टू जेल इज कॉल्ड एज। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, रेट्रोग्रेडेशन होती है। रेट्रोग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया कि जो स्टार्च था उसको उसको क्या किया, लिक्विड फॉर्म में लाए, थोड़ा लिक्विड किया, फिर वो दोबारा से जेल होके दोबारा रीअरेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस रेट्रोग्रेडेशन की किस में भी होती है, पैराबॉइलिंग, पर बॉइलिंग जो लिखा हुआ है, पर बॉइलिंग, उष्णन, चावल का जो उष्णन होता है उसमें भी ऐसा ही किया जाता है। चावल का जो स्टार्च है उसको गर्म भाप में करके उसको थोड़ा मेल्ट किया जाता है, फिर उसको दोबारा से क्या किया जाता है, दोबारा से सेट हो जाता है वो। तो इसको पैराबॉइलिंग क्या है, रेट्रोग्रेडेशन के अंदर आता है। अब अगला क्या है, देखिए 12th क्वेश्चन है, विच वन इज एन इमल्सन। विच वन इज एन इमल्सन। इमल्सन कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो इमल्सन होता है उसमें क्या होता है, जो इमल्सन होता है आपका, उसमें इमल्सन में जो होता है, मैंने कहा पानी और तेल मिलावट होती है। तो पानी और तेल, मेयोनीज, जो आप मोमोज की चटनी के साथ आप जो वाइट वाइट कलर का लेते हैं, उसमें तेल और पानी को मिक्स किया जाता है, अंडे के साथ वो बना के आपने देखी भी होंगी रेसिपीज, तो मेयोनीज होती है इमल्सन। आइए अब अगली स्लाइड डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए, द प्रिंसिपल एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। बताइए जो प्रमुख एसिड है प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड है, कह रहा है वो। ये देखिए, इसमें आंसर है हमारा, इसमें आंसर होगा मैलिक एसिड। कौन सा होगा, मैलिक एसिड। उसमें होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का मतलब ये है कि इसमें मैलिक एसिड होगा, और जो आपका टार्ट्रिक एसिड है ये आपका इमली में होगा। जो साइट्रिक एसिड है ये नींबू वाले फलों में ये मिल जाएगा आपको। एंटी स्टेलिंग एजेंट यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। एंटी स्टेलिंग का मतलब क्या होता है, एंटी स्टेलिंग का मतलब होता है, एंटी स्टेलिंग का मतलब ये रहता है कि एंटी का मतलब होता है, जो स्टेल मतलब होता है बासीपना, जो ब्रेड को बासी होने से रोकता है, उसको बोलते हैं एंटी स्टेलिंग एजेंट। तो कौन रोकता है, इसमें जो ग्लिसरॉल लिपिड्स हैं ये रोकते हैं। कौन रोकता है, ग्लिसरॉल लिपिड रोकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। द एंजाइम प्रेजेंट इन पाइनएप्पल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम का। तो इसका आंसर होता है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन को आप ध्यान रखेंगे। और मैं ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, मैं इसको 100% इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपको कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिली होगी। और जिसको भी कंप्लेन रहती है, मान लीजिए कि भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कराता हूँ या बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप एक लेवल बनने के बाद थोड़ा सा मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करूँगा। आप बने रहिए, आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा। देखिए, ब्लीचिंग एजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीट फ्लोर। कौन सा कह रहा है, ब्लीचिंग एजेंट पूछ रहा है। अब वो ब्लीचिंग एजेंट पूछने का मतलब ये है
देखिए, ब्लीचिंग एजेंट जो है हमारा, तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीट फ्लोर, गेहूँ के आटे में, जो जैसे मान लीजिए गेहूँ पुराना हो जाता है, जैसे उसको आपने क्या किया, उसको मिल में पीस लिया, तो अगर गेहूँ आपका चमकदार आटा जो आपका है, फ्लोर मतलब होता है जो आपका आटा होता है, वो अगर आपका चमकदार नहीं है तो नहीं खरीदेगा कोई। तो उसमें आपकी पुरानी गेहूँ मानो है, तो आपने क्या करना है, उसको उसको आपने करना है कि उसको आपने चमकदार बनाना है, उसको ब्लीच करना है, वाइट दिखाना है एकदम, तो एसीटोन परऑक्साइड यूज़ करेंगे आप। क्या यूज़ करेंगे? एसीटोन परऑक्साइड, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको इसको। मैक्रोनी इज मेड अप ऑफ, मैक्रोनी जो आप नूडल्स या मैगी या आप yippee खाते हैं, तो वो उसी की जो फैमिली का है मैक्रोनी, आपने देखा होगा इस तरीके से। मैक्रोनी पाइप टाइप की बनी रहती हैं, बहुत ही अच्छी होती है खाने में। तो ये बनी किसी होती है? गेहूं से बनी होती है, ध्यान रखिएगा। टीवीपी, टीवीपी इज मेड फ्रॉम, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप। टीवीपी का मतलब होता है टेक्सचर्ड, क्या होता है? टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन। क्या होता है? टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन। टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन का मतलब क्या है? टेक्सचर वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन किससे होगा? सोए, या आप सोए में जो सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं, उसका थोड़ा साइंटिफिक थोड़ा अंग्रेजी नाम बना दिया है कुछ नहीं, तो उसमें क्या है? टेक्सचर। टेक्सचर जो सोया बड़ी होती हैं, वही उसी के या तो छिल्ले, उसके छिलके टाइप के बना रखे होंगे, या गोल वो उस तरीके की बनाई होगी। बनाते समय आप मशीन में किसी जो उसकी बना जिसमें ऑयल निकालेंगे सोयाबीन से, तो उस समय आप उसको पतले पतले छिलके भी कर सकते हैं, और जो हमारे घरों में जो या सब्जी बनाते समय जो गोल गोल सी राउंड सी आती हैं, उस तरीके का भी बनाया जा सकता है। तो टीवीपी से क्या समझना है आपने? टेक्सचर्ड वेजिटेबल वेजिटेबल प्रोटीन, इसको ध्यान रखिएगा आप। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द पैकेजिंग टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड? ये भी मैं पहले आपको, अगर आपने मेरी सारी वीडियो फॉलो की हैं तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। तो ये देखिए, जो फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है आपके, उसको उसमें आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैकेजिंग यूज़ करेंगे। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैकेजिंग यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम कम से कम चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? कम से कम चीज़ों का यूज़ करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि मैप और एक होती है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। कैप वाली महंगी होती है, कंट्रोल करने में आपको एसी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। मैप वाले में आपको क्या करना है? मान लीजिए फ्रेश फ्रूट है, तो आपने उसको क्या करना है? फ्रेश फ्रूट की फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए आपने पैकेजिंग करने समय, मान लीजिए आपने जो कैरेट ली है और या जो गत्ते लिए हैं, उसमें उसमें छेद वो होंगे, बिल्कुल होल होंगे। मान लीजिए आपने आजकल देखी होगी बीच में, जो ये सब्जी कैरी करने वाली बड़ी पन्नी आती है उन लोगों की, जो सब्जी विक्रेताओं की होती है, आपने इस तरीके से देखी होंगी, वो 5-5 किलो की होंगी, 5-5 किलो की। इस तरीके से दो फीते लगे रहते हैं, और यहाँ पे आपने देखे होंगे सब जगह छोटे 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 छेद होते हैं, और ये इसमें इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इस थैली की, तो इसमें एयर जाते रहे। कहने का मतलब ये, तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, ये पैकेजिंग क्या करती है? कम खर्चे में आपके अच्छी पैकेजिंग करके देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड, कम से कम वाले में इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नहीं है, वो महंगी होती है। ठीक है, देखिए, द पंजेंट प्रिंसिपल इन चिलीज इज ड्यू टू एन एल्कलॉइड कॉल, जो कह रहा है, जो मिर्च में जो जो उसका जो कसैलापन होता है मिर्च का, वो किस कारण होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप क्या देखेंगे? जो एल्कलॉइड जो उसमें तत्व प्रेजेंट होता है, कैप्सिनिन होगा, वो कैप्सिन होगा, कैप्सिसिन होगा वो। इसको ऑप्शन बी इसका देखेंगे, लिखेंगे आप और याद रखेंगे। आर दोज, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अगला 25वां, आर दोज इन विच द कंटेंट हैज बीन मॉडिफाइड फ्रॉम द स्टैंडर्ड एग। क्या कह रहा है कि अंडे जो हैं आपके, अंडों को क्या करना है? मॉडिफाई कर देना है। जब हम अंडों को मॉडिफाई कर देते हैं, जो नॉर्मल अंडे होते हैं उनसे क्या है? मॉडिफाई कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम डिज़ाइनर एग्स बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं डिज़ाइनर एग्स? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारी मुर्गी है, मान लीजिए हमारे पास जो मुर्गी है, HEN हैन, जो मुर्गी है हमारे पास, जो मुर्गी है, थोड़ी सी बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। जो जैसे मुर्गी है, तो ये क्या कर रही है? अगर आपने देखा होगा आजकल जो नॉर्मल मुर्गियाँ होती हैं, इनको क्या होता है कि इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और अंडे देने के लिए।
और जो लास्ट में जब ये अंडा नहीं दे पाती हैं, आप उनको उनको फिर बेचने के लिए भी भेजा जाता है। तो अगर आप कभी-कभी आप देखेंगे वो बेचने वाले में उसे खा नहीं पाएँगे, अब इसमें इतनी हड्डियाँ ही हड्डियाँ रहती हैं इसमें, इनको बहुत परेशान किया जाता है। तो आपने क्या करना है, जो जो ये डिज़ाइनर वाले जो एग बनाएँगे ये, डिज़ाइनर एग के लिए क्या करेंगे कि उसको उसकी जो खुराक होगी वो बहुत अच्छी देंगे उसको, क्या करेंगे, अच्छी-सी खुराक देंगे, उसमें उसको बहुत अच्छे-अच्छे तत्व देंगे, अच्छा खाना खिलाएँगे उसको, तो क्या होगा और नेचुरल चीज़ें खिलाएँगे, तो उससे डिज़ाइनर ड्रैग एग्स बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मॉडिफाइड कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉडिफाइड एग में लगा है वो करेक्ट ऑप्शन डिज़ाइनर एग्स है। डिज़ाइनर एग का मतलब है मुर्गी को पौष्टिक चीज़ें देनी है जिससे अंडे भी अच्छे बने, और उन अंडों अंडों को क्या है महंगे दामों में बेचा जाता है फिर डिज़ाइनर एग्स के नाम से। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें। आइए अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, एजिंग टेम्परेचर ऑफ मीट, मीट की क्या है, मीट की एजिंग टेम्परेचर, एजिंग टेम्परेचर से क्या मतलब होता है, देखिए मीट की एजिंग टेम्परेचर से हमें ये पता लगता है कि जब हम उस मीट को सुखाते हैं, क्या करते हैं, मीट को सुखाया जाता है। आपने देखा होगा ऊपर वाले जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उत्तराखंड में भी, तो वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, जो ट्राइब्स हैं, भोटिया ट्राइब्स हैं या अदर ट्राइब्स भी हैं, ठंडी वो क्या मीट को सुखा लेते हैं। तो मीट को सुखाने के लिए जो टेम्परेचर है, या आप इंडस्ट्री स्केल में करते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या करेंगे आप, इसको सुखाया जाता है। एजिंग टेम्परेचर ये होती है सुखाने के लिए। इसको पंख अगर आप इंडस्ट्री में करें तो पंखे साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, और उससे इतने में एयर से के थ्रू ये टेम्परेचर आप इतना रखेंगे और पंखे लगे रहेंगे, वेंटिलेशन होता रहेगा होगा, तो क्या है सूख जाएंगे। एजिंग टेम्परेचर इसको बोला जाता है मीट का। पर्ल एसेंस, अगला क्या है, देखिए पर्ल एसेंस है, क्या है, पर्ल एसेंस है। पर्ल एसेंस इज अ बाई प्रोडक्ट। अब पर्ल की जो एसेंस है, एसेंस का मतलब होता है खुशबू, और जो पर्ल की है, पर्ल मतलब मोतियों की जो खुशबू है, वो किस किस चीज़ से, वो किस चीज़ का बाई प्रोडक्ट है, तो फिश का जो, जैसे फिश का जो लीवर, जो ऑयल होता है, लीवर ऑयल होता है, तो उस चीज़ से इन्हीं के क्या है, इससे एसेंस बनती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है व्हाट इज़ द एसिडुलेंट्स। एसिडुलेंट्स क्या होते हैं, जो एसिड के लिए यूज़ किए जाते हैं, एसिड के तौर पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो ये एडिटिव्स के अंदर आते हैं। मैंने एडिटिव टॉपिक करा रखा है आपको, तो एडिटिव टॉपिक के अंदर क्या आता है, एसिडुलेंट्स आता है, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, और आपका एसिटिक एसिड हो गया। ये प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है, ये थोड़ा स्वाद बनाने के काम इस तरीके से रहता है, और प्रिजर्वेशन का काम कम होता है इनका। नहीं तो हम प्रिजर्वेटिव के अंदर कर लेंगे आप, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एडिटिव के अंदर, ये क्या है, स्वाद बढ़ाते हैं, जो स्वाद बढ़ाते हैं, जो मेकअप का सामान होता है ना, स्वाद खट्टे से, तो आप देखिएगा दाल बना रहे हैं, टमाटर डालेंगे तो खट्टे से स्वाद क्या होगा, मेंटेन होगा, खट्टे और नमक से तो क्या होता है, टेस्ट मेंटेन होता है। अगर मैं आपसे कहूँ जो नमक है या खट्टा है, इससे मैं दाल प्रिजर्व कर दूंगा, तो नहीं हो पाएगा ना, फिर वो दाल दाल नहीं रहेगी, तो एडिटिव की तरह यूज़ होता है। आइए हम क्या करते हैं, अब आगे को बढ़ते हैं। देखिए बैरियर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या इज नोन ऑल्सो नोन एज हर्डल टेक्नोलॉजी। क्या होती है, बैरियर टेक्नोलॉजी बोला जाता है हर्डल। हर्डल का मतलब ये होता है, इसमें 3-4 तरीके के वो लगाए जाते हैं, जैसे लॉक लगाए जाते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं इसको, मान लीजिए हमने सन ड्राइंग भी कर लिया, उसके बाद हमने एयर टाइट कर लिया, और उसके बाद हम उसको करते हैं, उसके बाद नमी लो मॉइस्चर वाली जगह रख रहे हैं, तो हम इसमें हडल, अलग अलग हडल, जैसे आपने हडल रेस सुनी होगी बचपन में, या आपने अपने कॉलेज डेज में भी हडल रेस में पार्टिसिपेट किया होगा, तो थोड़ी थोड़ी देर जगहों में क्या होता है, हडल लगाए जाते हैं, आपको इनके ऊपर से कूद के जाना पड़ता है, ये आपकी स्पीड कम कर देते हैं। ऐसे ही जो ये हडल टेक्नोलॉजी है बैरियर लगा देती है, तो क्या होता है, इसको बैक्टीरिया को जो हमारा फूड है इसको कंटेमिनेट करने से बच जाता है। हडल लगा देते हैं बार बार, मतलब कुछ कुछ चीज़ों से उसको क्या कर लें, प्रोटेक्शन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है, बैरियर टेक्नोलॉजी। और जो HTST लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर्स फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसको इसका फुल एग्जांपल ऑफ मैरिनेड। मैरिनेड आपने देखा होगा, ये आपने मैरिनेशन भी सुना होगा, अगर आप मैरिनेट करते हैं जो मीट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैरिनेट भी किया जाता है, विनेगर यूज़ किया जाता है उसमें, नाइट्रेट ये जो आपके हैं ये बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं। और देखिए 31, देखिए कंजप्शन ऑफ इनएडिक्वेटली प्रिजर्व्ड एंड इम्प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड फिश। जो अगर आपकी जो अगर आपने खा ली ऐसी मच्छी जिसको क्या है कि प्रिजर्व्ड और नहीं किया गया है, अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया है, और इम्प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड है, ढंग से उसको आपने अगर रेफ्रिजरेट भी नहीं किया है, तो क्या होगा, उससे आपको ऑप्शन बताने की कौन सी वाली बीमारी होगी। तो देखिए आपको कौन सी बीमारी होती है,
ये सिगेटूरिया, फिश पॉइजनिंग, या एमेंसिक पॉइजनिंग, या सेलफिश, या हिस्टामिन। तो आप जिससे क्या होगी, हिस्टामिन होगी। हिस्टामिन से क्या मतलब होता है कि हिस्टामिन हमें एलर्जी होती है, ये क्या करा देती है, ये मछली, ऐसी मछली खाने से क्या हो जाता है, एलर्जी, हिस्टामिन एलर्जी कराती है। तो आपको ये मछली खा के एलर्जी होने लगेगी, ध्यान रखिएगा। 31 क्वेश्चन कर दिए मैंने। अब आगे को चलते हैं, देखिए। हाँ, AFD अगला क्या है, एक्सपेंड क्या करना है आपको, AFD करना है। एक्सपेंड क्या करना है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपने। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग इसको सोचिए। AFD, AFD क्या है, ऑप्शन क्या है, एक्सीलरेटेड फिश ड्राइंग, एक्सीलरेटेड फोर्स ड्राइंग, एक्सीलरेटेड फ्रीज ड्राइंग, या एक्सीलरेटेड फ्रीक्वेंसी ड्राइंग। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आंसर देना है आपने। तो इसका सही आंसर है एक्सीलरेटेड फ्रीज ड्राइंग। ड्राइंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होती है वैक्यूम ड्राइंग होती है, एक अलग तरीके, एक वाली होती है ये, एक तो वैक्यूम होती है, एक दूसरी ये वाली भी होती हैं जो ड्रायर लगे रहते हैं, ड्रम ड्रम ड्राइंग होती है, ड्रम रोल गोल उस तरीके से होते हैं, तो उनमें ड्राइंग की जाती है, ड्रम ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे क्या है, AFD का मतलब है एक्सीलरेटेड फ्रीज ड्राइंग, इसका फुल फॉर्म है। और विंटराइजेशन इज रिलेटेड टू, अब विंटराइजेशन किससे रिलेटेड है, ये आपने देखा होगा, पिछले वीडियोस में भी बताया गया है। विंटराइजेशन में हम क्या करते हैं, ऑयल के लिए होता है, ये क्या होता है, ऑयल्स के लिए। अब इसमें विंटराइजेशन कैसे किया जाता है, ये देखिए। विंटराइजेशन किया जाता है आपका, विंटराइजेशन आपका किया जाता है कि विंटराइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने कुछ ऑयल ले ली, जैसे आप जो सैलेड में डालते हैं उस तरीके के ऑलिव ऑयल ये ले लिए। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी जो भी होती है, उसको आप क्या करेंगे, अपने तेल को ठंडा कर लेंगे। क्या करेंगे, फ्रिज में डाल के इसको, फ्रिज में बर्फ़ में आप क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। तो क्या होगा, इसमें जो ऑयल, जो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें जैसे जो वाले होते हैं, जो सैचुरेटेड ऑयल्स होंगे, या जो इम्प्योरिटी होगी, वो क्या होती है, वो जम जाती है और तेल रह जाता है। तो तेल को क्या कर लेंगे आप, तेल को निकाल लेंगे, तो उसको विंटराइजेशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, गंदगी को ठंडा करके उसको हटा देंगे और तेल जो बच जाएगा, क्योंकि जो प्योर तेल है वो उतने कम टेम्परेचर में जमता नहीं है। आपने कुछ थोड़ा मतलब मान लीजिए, इसको पूरा बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़े कुछ मतलब ये मान के चलिए, जैसे आपके पास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद आपने मान लीजिए 10 डिग्री -10 पे या 10 पे ही भी मान लीजिए, या -10 पे मान लीजिए, आपकी जो इम्प्योरिटीज़ जम गई हैं, बाकी तेल है, आप तेल वाले प्योर तेल को छान के अलग रख लेंगे निकाल के, बाकी वो इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाएंगी, तो उसको विंटराइजेशन बोला गया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है। WMP स्टैंड फॉर, देखिए WMP क्या कह रहा है, किसके लिए स्टैंड करता है, WMP स्टैंड करता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसके फुल फॉर्म दिए इस तरीके के आ सकते हैं। तो ये है होल मिल्क पाउडर। ऑप्शन क्या है, बी सही है इसका। इसका आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा है, होल मिल्क पाउडर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा, देखिए पांचवा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, गम्स, फॉस्फोलिपिड एक्सेट्रा फ्रॉम द ऑयल रिफाइनिंग। अब हम ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं, जो हमें रिफाइंड ऑयल मिलता है, तो ये प्रोसेस ये क्या कहलाता है कि हम उसमें से अगर गम्स, गोंद, जैसे हमने तेल मान लीजिए, आपने क्या क्या बेल कोलू से तेल निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ तरीके की जैसे प्रोटीन है, वो फॉस्फोलिपिड है, ये क्या रहते हैं, ये उसमें इंटैक्ट रहते हैं, तो वो गाद जैसी बन जाती है। तो उसको क्या करना है, हमने रिफाइन करने में, जो एकदम आपने रिफाइंड ऑयल जो देखा होगा एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, ये गम्स और फॉस्फोलिपिड निकालने के लिए या प्रोटीन निकालने के लिए डीगमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीगमिंग बोलते हैं। वायरसेस दैट, 36वां क्वेश्चन देखिए, वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। अब देखिए, वायरस जो हैं, जो हमारे बैक्टीरिया को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, खत्म कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए, जो हमारा गंगा जल है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज मिलता है, और वो क्या करता है, सारे वायरसेस को क्या कर जाता है, खा देता है। इसीलिए क्या है, हमारा जो गंगा जल है, 100 साल या 200 साल, अंग्रेज जब गए थे 200 साल पहले भी पानी लेके गए थे, तो अभी भी वो पानी क्या है, एकदम सुरक्षित है। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है। वो क्या करता है, वायरस को खत्म कर देता है, गंदगी नहीं होने देता है। तो बैक्टीरियोफेज है, ध्यान रखेंगे, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, गंगा जल साफ क्यों रहता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज है, इसलिए गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। आइए 37 देखते हैं।
गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये मैंने फर्मेंटेशन के वीडियो में आपको करा रखा है कि जो गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है CO2, क्योंकि हमने क्या किया, एक बड़ा टैंक लिया, उसको क्या किया हमने, उसको सील कर लिया मिट्टी से, और उसके बाद क्या हुआ, बीच में हमने उसको चेक किया 6 महीने बाद, तो अगर हमारी जो माचिस की जो माचिस की तीली से हमने उसको चेक किया, तो आग अगर पकड़ गई, अगर उसमें हमने लगाया, अगर आग वो बुझ गई बिल्कुल, क्योंकि CO2 निकली होगी उसमें, CO2 ऊपर, जैसे मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, मैंने बताया पहले, एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका ड्रम है, ये इसको गले तक भर देते हैं यहाँ पे आज, और आपने उसको क्या है ऊपर इधर पे आपने पूरी इसको इसको लेपन से चिपका रखा है। तो क्या है, जिस दिन आप खोल के 6 महीने बाद आप इसको चेक करेंगे, तो क्या होगा, आपने माचिस की तिल्ली जो जलाई थी, जो उसकी जो क्या है फ्लेम है, क्या है फ्लेम जो थी, अगर वो फ्लेम जो है वो आपकी बुझ गई, ये फ्लेम जैसे मान लीजिए ये फ्लेम है, अगर ये बुझ जाती है यहाँ पे लगाने पे, तो इसका मतलब क्या है कि जब अल्कोहल बन रहा होता है तो वो CO2 क्या करता है, फर्मेंटेशन के दौरान वो CO2 रिलीज करता है, और जब आपका अल्कोहल बनने लगता है तो अल्कोहल ऊपर आने लगता है, फिर वो गैस के फॉर्म में आ जाता है, तो वो आग पकड़ता है, तो इससे पता लगता है बन गया है। वो बनते समय तो क्या होता है, CO2 गैस बनती है, वो जो एनारोबिक, बिना यहाँ कोई हवा भी नहीं देनी पड़ती, इसलिए एनारोबिक कंडीशन बोलता है। तो क्या करते हैं, इससे पता लग जाता है कि CO2 गैस से क्या है, फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। फेविज्म इज कॉज्ड बाय, जो फेविज्म है, अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मतलब ऐसा कोई, इन क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन है कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन है आपको कि ये आपको राजा बना सकते हैं, आपको क्या है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन ऐसा है। देखिए कैसे कह रहा हूँ। फेविज्म क्या होता है, एक बीन खा के, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे आपने राजमा बीन है तो वैसे ही क्या होती हैं, एक बीन खाने से होता है ये आपका किससे होता है, ब्रॉड बीन से होता है, किससे होता है, ब्रॉड बीन से। इसको किससे बताते हैं हम, ब्रॉड बीन से बताएंगे। और ब्रॉड बीन से, जो ब्रॉड बीन का क्या कंपोजिशन होता है, इसमें इसमें बीमारी कौन सी होती है कि जैसे आपने मान ले जो इंटॉलरेंट होगा, उसका क्या होगा, खून के जो होगा वो खून को तोड़ने लगेगा, हमारे खून को ब्रेक करने लग जाता है, मतलब जैसे जो हमारा हेमोग्लोबिन है उसको तोड़ने लगेगा, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है ये फेविज्म, ये वाली बीन बीन खाना। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रॉड बीन को ध्यान रखिएगा, ब्रॉड बीन से इसका आंसर है, आपने और चीज़ों में नहीं लगाना है, ब्रॉड बीन लगाना है। HPLC देखिए, HPLC ये क्या है, फूड टेस्टिंग के लिए एक मशीन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे हमने हमने यहाँ से अल्कोहल अल्कोहल नहीं, हमने मान ले कोल्ड ड्रिंक ले ली, कोल्ड ड्रिंक मान ले हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं, उसको आप उस मशीन में प्रेशर से डालेंगे तो वो क्या करेगी, अलग अलग ग्राफ देने लगेगी, क्या करती है वहाँ, वो सिस्टम पे क्या देती है कि ग्राफ देने लगती है। ग्राफ में वो क्या करती है, जैसे ऐसे ग्राफ दे रही है, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, हाई प्रेशर से वो करके उसका डाटा को क्या करती है, ये रीड करती है, और हाई प्रेशर को क्या करती है, हाई प्रेशर में ये क्या करती है, अलग अलग पीक देने लगती है। मान लीजिए इसमें फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या कैफीन है, तो अलग अलग वो क्या करें, ग्राफ पीक देने लगेगी, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसमें जो जो भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने दूध का ही अगर वो करना है, दूध का तो हम नॉर्मली अगर दूध में मान लो मिलावटी दूध है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मशीन में डालेंगे और उसका डाटा लेके हम उसमें पता कर लेंगे ग्राफ से कि कौन कौन सी पीक आ रही है, कौन कौन सा कंपाउंड है, ऐसे पता लग जाता है। तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए अगला, द डिवाइस हेल्प्स टू डिटेक्ट द ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ द फूड सैंपल का, अगर आपने जो बड़ी कंपनीज़ हैं, नेस्ले और जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोज यूज़ करती हैं, इससे ये क्या करें, फ्लेवर और ऑर्डर पता लग जाता है, क्योंकि बड़े स्केल में काम हो रहा होता है, तो फ्लेवर ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोज यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनरॉबर इन फूड इंडस्ट्री, ये भी ध्यान रखिएगा। इनरॉबर का क्या काम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये क्या काम करता है, जैसे देखिए आपने आपने चॉकलेट देखी होगी, जैसे आपके पास कैडबरी की चॉकलेट आती है, वो किस तरीके की चॉकलेट आती है, मान लीजिए काजू का है आपकी है, उसको क्या कर देगी, उसको लेयर बना देगी, उसके बाहर से चॉकलेट की लेयर बना देगी। और मान लीजिए कोई आपकी चॉकलेट है, उसके बाहर से आपको आपको क्या है, दूसरी चीज़ की परत चढ़ा देनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनरॉबर बोलता है। तो क्या काम आता है, डी, टू कोट अ फूड आइटम विद अनदर, दूसरी चीज़ से क्या करना है, एक चीज़ को दूसरे उसके ऊपर परत चढ़ाने के काम आता है। तो आइए अगली वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MPN क्या स्टैंड करता है, कहता है, देखिए
MPN है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर से क्या करते हैं हम, MPN का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ध्यान रखिएगा इसको। आप अगली स्लाइड में चलते हैं। फॉस्फेटेज टेस्ट देखिए, फॉस्फेटेज टेस्ट किया जाता है, कह रहा है वो किस चीज़ के एनालिसिस के लिए, वाटर के लिए, टी के लिए, मिल्क के लिए या जूस के लिए। तो देखिए फॉस्फेटेज का जो टेस्ट है वो हम करते हैं मिल्क के लिए। उससे क्या पता लगता है, मिल्क के लिए क्यों करते हैं हम इसका टेस्ट, इससे क्या जानकारी मिलती है कि इस जो दूध है हमारा, इसका अगर पास्चराइजेशन ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसमें हमने फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल दिया उसमें, हमने उसकी टेस्ट ट्यूब में अगर डाला, तो उससे क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब नीले कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे क्या पता लग जाता है कि अगर वो उसमें उसमें पास्चराइजेशन मतलब बैक्टीरिया होंगे, पास्चराइजेशन अगर अच्छे से हुआ होगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया नहीं होगा, तो उससे रिएक्ट करके वो क्या करता है, कंपाउंड से खास के हाँ रिएक्ट करके बता देता है। तो इनकम्प्लीट अगर आपका पास्चराइजेशन हुआ है तो उससे फॉस्फेटेज टेस्ट से दूध का अंदाज़ा लगाया जाता है, दूध अच्छे से पास्चराइज हुआ है या नहीं हुआ करके। तो 24 देखिए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम है, चाइनीज़ है तो क्या है, ग्लूटामेट्स है। आंसर क्या है, ग्लूटामेट्स। क्यों, क्योंकि ग्लूटामेट्स में क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम अजीनोमोटो बोलते हैं। लेकिन इसको खाने से क्या होता है, अगर आप ग्लूटामेट की ज़्यादा मात्रा लेंगे, चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम में क्या होता है, उल्टी, चक्कर और पेट दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगती है। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम बोला गया। अगर आपको वैसे नहीं भी याद है कि इसमें क्या होता है, तो चाइना से आपको याद रखना है कि चाइनीज जो चीनी प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए चाउमीन जो है, उसमें क्या है, ग्लूटामेट्स पड़ता है, सोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोला जाता है, तो ग्लूटामेट्स याद रखेंगे आप। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ब्लांचिंग वेजिटेबल प्रायर टू फ्रीजिंग, ब्लांचिंग करने, अगर जो वेजिटेबल्स हैं उनको जमाने से पहले क्या करना है, फ्रिज ड्राइंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसको ब्लांचिंग क्यों करेंगे, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए ऑप्शन पहला दिया है, कलर मेंटेन करने के लिए, डी नेचर इंजाइम करने, इंजाइमों को इनएक्टिवेट करने के लिए, या इम्प्रूव टेक्सचर, उसका जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या उसका माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी नेचर करना है, इंजाइम्स को रोकने के लिए ब्लांचिंग का यूज़ किया जाता है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। होमोफर्मेंटर बैक्टीरिया, होमोफर्मेंटर बैक्टीरिया कन्वर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोफर्मेंटर बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू, इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ये इसको देखेंगे आप, ये आपका नहीं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर करता है लैक्टिक एसिड में करता है। एसिटिक एसिड में तो दूसरा वाला बैक्टीरिया करता है, और यहाँ पे क्या है, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखिएगा। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि आप ये बताएंगे कि एसिटिक एसिड के लिए बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। इन विच ईयर, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एफएसएसआई एक्ट केम इनटू द इफेक्ट, एफएसएसआई का जो एक्ट है कब से प्रभावी हुआ है, वो है ऑप्शन सी 2006 से हुआ है। द एंजाइम यूज्ड इन द कोगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को कोगुलेट करना है, तो कौन सा होगा, काइमोट्रिप्सिन जो इंजाइम होता है, हमारे जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे वो दूध पीते हैं तो उसको अगर उल्टी करते हैं, उनमें इतना ज़्यादा होता है, उम्र के साथ काइमोट्रिप्सिन या काइमोसिन जो हमारा एंजाइम है ये घटने लगता है बनना। तो क्या होता है, जैसे बच्चे में इतना ज़्यादा होता है ये कि जैसे वो दूध पीता है, उल्टी क्या करता है, दही करता है, तो ये फटाफट क्या करता है, कोगुलेट करके दूध को दही में बना देता है। तो काइमोसिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। आगे देखिए, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी सिचुएटेड कहाँ है, ये है आपका नागपुर में। अब तो क्या है कि ये इन सबको एफएसएसआई ने टेक ओवर कर लिया ज़्यादातर, तो आप सबकी देख सकते हैं कि एफएसएसआई की कहाँ है, एक दिल्ली में गाजियाबाद में है, और जगह भी कहाँ कहाँ है ये आप चेक कर लीजिएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जेक्टेड टू हीट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टर्न फ्रॉम ब्राइट ग्रीन टू डल ओलिव ब्राउन कलर ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोफिल टू। ये कह रहा है कि जो हरी पत्तियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये क्या होती हैं कि ये भूरे कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, या बिल्कुल वो धीमी हो जाती हैं। क्लोरोफिल जो उनके अंदर हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, फेयोफाइटिन, किस में हो जाता है, गंदे जो पत्ते जैसे ब्राउन जैसे होने लगते हैं तो फेयोफाइटिन बनने लगता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आगे के क्वेश्चन फिर करते हैं, हम शुरू करते हैं। सातवां देखिए, मीजोफिलिक बैक्टीरिया लिव्स एट अ टेम्परेचर ऑफ, मीजोफिलिक जो है आपको दो तीन तरीके के बैक्टीरिया देखने होंगे। एक है साइकोट्रोपिक है, तो वो होता है वो -10 से लेके वो -10 से 10 के आसपास ले लीजिए। और उसके बाद जो मीज़ो होता है, मीज़ो के बाद होता है
आपका थर्मोफिलिक भी होता है। तो ये जो आपका ये रीजन है, मीजोफिलिक वाला जो रीजन है, उसके बाद आता है साइकोट्रोपिक के बाद मीजो होता है। तो ये 20 से लेके आपका 45 तक का आपका ये है, इसकी रेंज है। और एम एफ पी ओ का क्या क्या वो है, इसका फुल फॉर्म। पहले क्या होता था कि जो ये मैं आपको ये पूरे नियम फिर ये पूरा ये सिलेबस में आपके कि एफ पी ओ था, पी एफ ए था। एफ पी ओ मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, पी एफ ए 1954। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये एम एफ पी ओ भी क्या है, उसी में एक ऑर्डर है। अब जिसको ये नल एंड वॉइड हो गया, मतलब इसको खारिज कर दिया गया और एफ एस एस आई ने इसको टेक ओवर कर लिया, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो ये है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, अलग अलग मिनिस्ट्री ने अलग अलग रूल बनाए थे। ये है परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट इन काउ मिल्क, कितना है 3%। जो गाय का दूध होता है उसमें कितना होता है, 3% होता है, ये ध्यान रखिएगा। लीवर सॉसेज इज एन एग्जाम्पल फॉर, जो लीवर के सॉसेज होते हैं, लीवर के सॉसेज क्या होते हैं जी, जो यूरोप में है, मतलब जो विदेशों में है, विदेशों में क्या करा जाता है कि जो उसका जो लीवर है उसको उसके वो बनाए जाते हैं रोल तरीके, उसके जो जो लीवर है उसके क्या है, रोल बनाए जाते हैं जानवरों के। मतलब किस तरीके से, इस तरीके से रोल होते हैं वो। और ये क्या होते हैं आपके पिग के लीवर के और बछड़ों के लीवर के बनाए जाते हैं। कुकड सॉसेज के अंदर आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, कुकड सॉसेज के अंदर आते हैं, लीवर के सॉसेज। तो ये सॉस बना, इसको क्या करते हैं, इसको गाढ़ा पका के अच्छे से, लीवर को काट के अच्छे से उसको क्या करते हैं, बारीक से उसको चॉपिंग करके उसको सॉस जैसा वो बना के वो वो लोग लीवर सॉस बना के, कुकड सॉस के अंदर ये आता है, इसको यूज़ करते हैं। मैं आपको अब अगला बताता हूँ। देखिए, टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ एच टी एस टी पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का जो टेम्परेचर है ये बताया गया है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एच टी एस टी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए पास्चराइजेशन में कितना टेम्परेचर लिया जाता है और कितना टाइम लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो करेक्ट है। देखिए 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 15 मिनट की जगह ये क्या होता है 15 सेकेंड होता है, ये गलती से इसने गलत लिखा गया है। इसको आप हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम देखेंगे तो 15 सेकेंड होगा ये। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी गलती होती है, कुछ चीज़ रिव्यू की जाती हैं, इसीलिए ध्यान रखना है कि जो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये आपको हर क्वेश्चन में लगभग आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यही आपको क्या है अदर क्वेश्चन करने में मदद करेगी। इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए क्या है एक्सपर्ट के साथ तैयारी करने का ये फ़ायदा है। आइए अगला देखते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज, फंजाई की जो होती है स्टडी उसको माइकोलॉजी बोला जाता है, फाइकोलॉजी बोला जाता है एल्गी की स्टडी को, प्रोटोजोलॉजी और प्रोटिस्टो मतलब जो प्रोटिस्टा होते हैं जैसे एमीबा, यूग्लिना, ये इसमें लिया जाता है। प्रोटोजोलॉजी आप बताएंगे कि किस में होता है। देखिए आप, ये आपके लिए होमवर्क है। 57 देखिए, द कलर मैटर यूज्ड इन द बटर मेकिंग प्रोसेस। कलर कौन सा यूज़ कहते हैं, बटर या चीज़ पनीर होती है, अलग अलग तरीके की पनीर आती हैं। तो जो विदेशों में ज़्यादा खाई जाती है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो उसमें कौन सा कलर किया जाता है, एनाटो यूज़ किया जाता है। कलर ये तो ब्राउन हो जाता है, एरिथ्रोसाइन वाला रेड होता है, और अनेटो क्या होता है, ये होता है आपका येलो टू ऑरेंज कलर होता है। इसका क्या होता है, अनेटो का क्या होता है, येलो टू ऑरेंज। इसको काय में डाला जाता है, बटर में डाला जाता है कलर के लिए। द प्रिजर्वेशन टेक्निक यूजिंग रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज। रेडिएशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी क्या आपकी वो होगी, इसकी क्या, इसको क्या बोला जाता है, जब प्रिजर्वेशन आप रेडिएशन के थ्रू करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या बोला जाता है। 58 का बी कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बेसिडोमाइसिटीज फंजाई आर कॉमनली नोन एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या देखना है कि जो बेसिडोमाइसिटीज फंजाई होती हैं ये मशरूम की फैमिली का होता है, और इसको क्या होता है क्लब फंजाई बोला जाता है। और जो ये सेक फंजाई है इसको एस्कोमाइसिटीज फैमिली के अंदर रखा जाता है फंजाई। जो मैं आपको ये बेसिडोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज या ड्यूटेरियोमाइसिटी बोल रहा हूँ, ये क्या है कि जो ये फंजाई है जब ये क्या करता है प्रजनन करते हैं तो ये इसके जो स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रजनन जो होता है वो स्पोर के थ्रू होता है। वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ये सेक के फॉर्म में होते हैं, ये सेक इस तरीके से होते हैं। तो इसको एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर लिया जाता है। तो ये क्लब है, क्लब आपने देखा होगा, वो क्लब के फॉर्म में मान लीजिए ये है आपके मशरूम्स हैं, उस क्लब बना के क्लब बना के रहते हैं, ये ऐसे करके ध्यान रखिएगा आप उसके टुकड़े मशरूम के। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और फंजाई इम्परफेक्टाई किसका नाम है, ये आप
कमेंट बॉक्स में मुझे वो करेंगे, कमेंट में आपका होमवर्क है, इसको आप ढूंढेंगे, क्योंकि आप जब खुद थोड़ा भी आप भी सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है कि किस तरीके से होगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ इसको। आप बने रहिए इसमें। देखिए, ये देखिए, द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द शुगर फाउंड इन द मिल्क। कई लोगों के क्या होता है कि वो दूध पीते ही उनको उल्टी आने लगती है, दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्योंकि उनको क्या है, शरीर में उनके पेट में क्या होता है, लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। ये जो इसको करने के लिए वो काइमोट्रिप्सिन जो मैं बता रहा था आगे, वो इंजाइम जरूरी होता है। काइमोसिन है जो, वो काइमोट्रिप्सिन के द्वारा रिलीज किया जाता है उसको। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन। अब देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक प्रीमिटिव प्रोकैरियोटिक है और एक क्या है, यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया है। तो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होता है वो एडवांस, जैसे प्रोकैरियोटिक होता है, उसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता है, जो मेसोजाइम, ये मेसोजोम्स हैं, तो वो जैसे मान लीजिए हमारा, मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। जैसे ये बैक्टीरिया है तो उसमें एक अंदर को फोल्डिंग टाइप की होती है और इसमें ऐसे ऐसे डॉट डॉट होते हैं, तो ये इसको मेसोजोम बोला जाता है। ये मेसोजोम क्या करता है कि सेल डिवीज़न में मदद करेगा, इन चीज़ों में मदद करता है। लेकिन जो एडवांस वाला होता है यूकैरियोटिक, किसको बोलते हैं? एडवांस वाले को जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें राइबोसोम भी होता है, ये और क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस, ये जो सेल डिवीजन करना है तो क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, इन चीज़ों से होने लगता है। तो ये होता है मेसोजोम। क्या होता है? प्रिमिटिव, जो पहले वाला है प्रोकैरियोटिक वाला, उसको जो सबसे सरल वाले बैक्टीरिया है उसमें होता है ये क्या करता है? सेल डिवीजन, प्रजनन करने में मदद करता है। अब देखिए 62, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी क्या है, ये जो आपने देखा होगा स्पेस में इसको फूड की तरह यूज़ किया जाता है, और बाबा रामदेव के द्वारा भी स्पाइरुलिना के टैबलेट्स निकाले जाते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये फोटो, इसमें कौन सा पिगमेंट है, हरे रंग का जैसे मतलब स्पाइरुलिना दिखता है, तो इसमें किस तरीके का होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है फाइकोसाइनिन। कौन सा है? फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। फाइकोसाइनिन होता है इसमें पिगमेंट, हरा, जो उस तरीके का दिखता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, ये देखेंगे आप अगला। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होगा? हाँ देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क क्या है? 1.028, 28 से 30। ये ध्यान रखिएगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 28 से 30 के हैं, इसलिए आप याद रख लीजिएगा। ज़्यादा एवरेज 28 से 30 के एवरेज उनकी एज है। तो 1.028 से 28 से, इसको 1.030 से आप ध्यान रखेंगे। एम एस जी इज यूज एज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो मैंने बताया आपको अजीनोमोटो, वो क्या है? फ्लेवर इनहेंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लेथायरिज्म इज कॉज्ड बाय, जो लेथायरिज्म बीमारी है, लकवा मार देता है इसको खाने से, इसको जो ये दाल है इसको खाने से। तो ये कौन सा है? ग्रास पी। इसको क्या बोला जाता है? ग्रास पी बोला जाता है। लेथायरिज्म, इसको मिला, अगर आप उसमें मिला जाएंगे इसको अरहर की दाल में, तो लेथायरिज्म हो जाए, लकवा मार देता है। इसको ध्यान रखिएगा। इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसमें फ्लोरीन को आप, इसका आंसर क्या है? फ्लोरीन। अगला देखिए, टेनिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। टेनिन क्या है? ये टेनिन आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैलोटेनिक एसिड। क्या कहला जाता है? गैलोटेनिक एसिड। ये टेनिन क्या होते हैं? ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। टेनिन क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। इससे क्या हो जाता है? इंडाइजेशन करते हैं ये। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या करता है? उसको 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 बिगाड़ता है ये, जो टेनिन होता है। जैसे सोयाबीन है, इनमें भी क्या होता है? टेनिन की मात्रा होती है। तो किससे क्या होता है? हमारा जो होता है हाजमा जो होता है उसको ख़राब कर देता है टेनिन। ये भी ध्यान रखिएगा। 67। आइए अगला देखते हैं। द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है?
क्वेसिरकोर होती है बीमारी, स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। अब अगला देखिए 69, विच पैकेजिंग मटेरियल हैज़ लेस चांस ऑफ डिकम्पोज, कह रहा है कौन सा पैकेजिंग मटेरियल ऐसा है जिसको के कम है चांस डिकम्पोज, खराब होने के। जैसे आपने मान ली मिट्टी में आपने स्टील डाल दिया, थोड़े टाइम बाद वो जंग लग के खत्म हो जाएगा। एल्यूमिनियम डाल दिया, वो भी खत्म हो जाएगा। वैक्स्ड कार्डबोर्ड मतलब आपने वैक्स लगा हुआ कार्डबोर्ड, मतलब मोम लगा हुआ कार्डबोर्ड अगर आप जमीन में फेंक देंगे तो थोड़े दिन बाद गल जाएगा, लेकिन कांच के टुकड़े अगर आप फेंकेंगे वो गलेंगे नहीं, वैसे के वैसे रहेंगे, इसलिए क्या है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। वैक्रिएशन रिफर्स टू, अगला क्या है 70, वैक्रिएशन क्या है। वैक्रिएशन क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा वैक्रिएशन है इसको कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, वैक्यूम स्टरलाइजेशन बोला जाता है, वैक्यूम पैकेजिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आप इसको बताइए, सोचिए क्या बता, थोड़ा देर इसको पॉज करिए, फिर आप सोचिए, इसको पढ़ने का आंसर लगाइए। वैक्यूम का मतलब है वैक्यूम, और फिर क्या हो जाता है पास्चराइजेशन, इसका नाम क्या है वैक्यूम पास्चराइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्रीऑन 12 इज यूज्ड एज, फ्रीऑन जो है आपके, ये क्या होता है रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है और हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, लेकिन ये ओजोन के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं या एसीज में होते हैं तो ये क्या करते हैं सर, वहाँ ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ख़राब कर देते हैं, और वहाँ से छेद हो जाता है ओजोन में, तो और हानिकारक यूवी किरणें आके कैंसर हो जाता है हमें, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट एक्टिव एंजाइम कंजिस्टिंग ऑफ बोथ द प्रोटीन एंड द कोफैक्टर। मैंने आपको बताया था जो एंजाइम होते हैं वो क्या होता है प्रोटीन होते हैं, तो ये क्या कह रहा है एंजाइम, जो एंजाइम होता है एक्टिव एंजाइम है वो क्या करता है, अगर प्रोटीन है उसके साथ और कोफैक्टर का मतलब भी होता है उसकी जो मदद करने वाला होता है कोफैक्टर भी, अगर ये दोनों साथ हैं तो क्या आंसर होता है होलो एंजाइम। होलो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे जैसे फंजाई हैं, जैसे जो कवक हैं, वो उनका क्या होता है खाने पे वो क्या होता है उनका सेप्रोफिटिक होता है, वो सड़े गले पे करते हैं तो उसको सेप्रोफिटिक बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए जो ह्यूमन बीइंग है जैसे हम लोग हैं तो उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन, हमारा क्या होता है होलो, पूरा होल प्लांट को लेते हैं या होल एनिमल का जो बॉडी पार्ट है, जो खाने वाले जो मीट लवर्स हैं या मीट ईटिंग आदमी होते हैं, लोग इंसान जो होते हैं उनके लिए होलो मतलब होल होल बॉडी। तो ये जो अगर ये देखिए प्रोटीन अगर कोफैक्टर के साथ दोनों चीज़ों के साथ है तो होल बोला जाता है इसको, होल एंजाइम, तो होलो। तो ध्यान रखिएगा WHOLE होल वाला है ये होल छेद वाला नहीं है, ये होल WHO वाली मतलब सारा का, जिसको पूरा कवर करता है। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, WHOLE होल है ये, होल मतलब समग्र। तो दोनों चीज़ होता है, जब प्रोटीन भी होता है कोफैक्टर भी होता है तब होता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, जो ये एफ्लाटॉक्सिन है ये कैंसर कॉजिंग होता है। ये होता किस चीज़, ये आता किस चीज़ से, एस्परजिलस फ्लेवस से होता है। ये क्या है एक, जैसे हमारा अब मैंने आपको जो हमारा ये था 2000 कैनिंग का पेपर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम एक मोल्ड थी, मोल्ड मतलब क्या थी, खमीर, क्या थी, खमीर नहीं फफूद थी, क्या थी, फफूद थी। तो एस्परजिलस भी एक फफूद है जिसके कारण क्या होता है वो एफ्लोटॉक्सिन रिलीज करती है, और ये क्या होता है एफ्लोटॉक्सिन कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये उसी फैमिली की है जिस फैमिली का पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम क्या करता है, पेनिसिलियम का काम था कि बैक्टीरिया को क्या करता है, पेनिसिलियम किल करता है, और वो क्या होता है एक फफूंद होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, दोनों को कनेक्ट करना है। पिछले क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों में देखिए बिल्कुल कनेक्शन है, जो ये अच्छे से करेगा वो कर सकता है, वहाँ के यहाँ क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पे जो सैक्रोमाइसिस दिया है ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, जो सीरा होता है उससे अल्कोहल बनाने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। 73 अगला क्वेश्चन देखिए, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, जल्दी से फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए अगला, ऑर्गेनिज्म ग्रो एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड। जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी है, वो अगर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलता है, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। क्या बोलता है, साइकोफिलिक बैक्टीरिया, और उसको साइकोफिलिक टेम्परेचर भी बोला जाता है। जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो उच्च, जहाँ जहाँ ज़्यादा नमकीन क्षेत्र होगा, बहुत ज़्यादा नमक होगा तो उसको बोलता है। ये -10 से लेके 20 तक का चलेगा, और मेजोफिलिक 20 से लेके 40 तक, थर्मोफिलिक 40 से लेके 60-80 तक के आसपास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करता है, ये ध्यान रखिएगा। सेलिनोमीटर इज यूज टू मेजर नमक का कंटेंट को, सेलिनोमीटर ये 4 गुना दिखाता है रीडिंग, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन वहाँ भी आया, देखिए 4 गुना उसमें पूछता है, वो 4 गुना, जैसे मान लो सेलिनोमीटर में आपका जो रीडिंग दिखा रहा है वो 4 गुना ज़्यादा, वो 4 से मल्टीप्लाई कर उसको करते हैं,
मैंने क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं इसको, ये सॉल्ट कंटेंट बताता है। सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन, देखिए विटामिन सी। सॉर्क्रेट्स इज मेड अप ऑफ, देखिए सॉर्क्रेट जो है आपके किससे बने रहते हैं, ये बने रहते हैं आपके सॉर्क्रेट जो होता है, जो कैबेज होता है हमारा, बंद गोभी, बंद गोभी का क्या होता है, अचार तरीके का बनाए रहते हैं एक जार में लेके। ये जर्मनी वाले जो होते हैं वो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अंग्रेज मतलब वो लोग लेते हैं इसको। ये आगे के क्वेश्चन दूसरे हैं। हल्का नमक और हल्का डाल के वो एकदम फीका फीका सा बनाते हैं। हमारे तो मसाले डाल के एकदम खतरनाक बना देते हैं हम लोग, चटकारे वाला बना देते हैं अचार। लेकिन जो इनका रहता है ये सॉर्गेट, ये कैबेज वाला है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़िया बन जाती है। और जो मैं कहता हूँ प्रोबायोटिक, मतलब जो गट की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं। और मैंने इसे टेस्ट भी किया है। एक कोई मित्र थे तो वो आए थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिन यहाँ हमारे पिथौरागढ़ में, वो जर्मनी से थे और उन्होंने वो यहाँ तबला सीखने के लिए आए थे। तो उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं वो सॉर्केट खिलाया था। तो मतलब मैंने टेस्ट करने के लिए लिया, बिल्कुल बेकार सा उसका स्वाद था। तो मैं आपको यहाँ ये ना ये जानकारी दूंगा। इतनी जानकारी बहुत है, ये कंप्लीट हो गया है। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। आप एकदम मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छे तरह आपका सिलेक्शन अच्छे से करवाया जाएगा। थैंक यू।